हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास अर्थात सीडीपी। याद रखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज की वीडियो पूरे लास्ट तक आप देखिएगा। और आज की वीडियो में हम पूरे पेडागोजी और उसके बाद जो मेन मुख्य कॉन्टेंट होते हैं सबको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को शूट कर रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का जो बौद्धिक स्तर होता है वो भिन्न होता है, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि समान उम्र के चाहे बालक हों चाहे बालिकाएं हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समान उम्र के हों, उनके सीखने की जो क्षमता होती है ना वह भिन्न होती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन आपको बता दें हर्लॉक का है। इनका मानना था ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपको बता दें हर्लॉक का मानना था कि एक ही आयु के होने के बावजूद आनुवंशिकता और वातावरण के कारण बालक बालिकाओं की जो मानसिक योग्यताएं होती है ना, जो सीखने की क्षमता होती है ना, वह भिन्न होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। हर्लॉक का कथन ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपका है बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। याद रखेंगे समाजीकृत या समाजीकरण। याद रखेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे समाजीकरण, कि बालक का जो समाजीकरण होता है निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। निर्धारित तकनीकी से निर्धारित मतलब कि किस तकनीक से उसके समाजीकरण को हम मैनेज करते हैं या मेजरमेंट करते हैं या नापते हैं या उसका हम कल्पना करते हैं, ये चीज बताना है। याद रखेंगे ऑप्शन आपके सामने साक्षात्कार तकनीकी नहीं, साक्षात्कार तकनीकी क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना, जो एक व्यक्ति होता है और दो पर्सन होते हैं, दोनों पर्सन के बीच में साक्षात्कार लिए जाते हैं, प्रश्न और के आंसर का आदान प्रदान होता है। तो ये साक्षात्कार तकनीक होती है, ये आमने सामने होता है। ठीक है, अगला है समाजमिति तकनीकी। याद रखेंगे समाजमिति तकनीकी, निरीक्षण तकनीकी और जीवन वृद्ध अध्ययन तकनीकी। याद रखेंगे जो बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीक से नापा जाता है तो वह जो तकनीक होती है दोस्तों वह समाजमिति तकनीक होती है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें जे.एल. मोर्ने ने इस तकनीक को विकसित किया था। इसमें बच्चों से पूछा जाता है कि वे उसके साथ खेलना या बैठना पसंद करते हैं, जिससे उनके सामाजिक संबंधों का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? बालकों में सौंदर्य भूमि, याद रखेंगे जो सौंदर्य भूमि होती है वह विकसित करने का आधारभूत साधन है। प्रकृति अवलोकन, साहित्य अध्ययन, यहाँ पे टेलीविजन और यहाँ पे खेलकूद। आपको बता दें जो बच्चे होते हैं ना, जो सौंदर्य अनुभूति होती है ना, याद रखेंगे वह प्रकृति अवलोकन होता है। याद रखेंगे जो प्रकृति की जो चीजें होती है, प्रकृति के रंग हो गए, रूप हो गए और व्यवस्था को देखकर बच्चों में कलात्मक और सौंदर्य बोध सबसे प्रभावी ढंग से विकसित होते हैं और इससे बच्चा सीखने में क्या होता है दोस्तों, एक्टिव हो जाता है। तो बालक में जो सौंदर्य अनुभूति होती है दोस्तों वह प्रकृति अवलोकन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। जो किशोरा अवस्था होती है ना, ये जो 12 से 18 साल की अवस्था बच्चे की होती है इसको किशोरा अवस्था बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन इसकी प्रमुख विशेषता नहीं, यही बताना है। संवेगों का आधिक्य बिल्कुल होता है दोस्तों, याद रखेंगे। संग्रह की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता और समायोजन का अभाव। याद रखेंगे समायोजन का अभाव होता है, बिल्कुल होता है। याद रखेंगे कल्पना की बहुलता ये भी इसकी जो विशेषता है और संवेगों का अधिक भी इसकी विशेषता है। आपको बता दें किशोरावस्था में संवेग तीव्र होते हैं और कल्पना की भी अधिकता होती है लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे संग्रह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जैसे कि बच्चा जो खिलौने आदि वस्तुओं को इकट्ठा रखना पसंद नहीं करता है, जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है ना ये बाल्यावस्था की होती है। किसकी दोस्तों? याद रखेंगे यह बाल्यावस्था की विशेषता है। ये बात याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। याद रखेंगे स्मरण शक्ति का मतलब हो गया मेमोरी, बुद्धि लब्धि। कैसी होती है? याद रखेंगे स्मरण मतलब कोई चीज याद रखने की जो शक्ति होती है वह अधिक होती है कि अत्यधिक होती है कि बहुत कम होती है कि कम होती है। कैसे, क्या आप आंसर को लॉक करिएगा। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो याद रखेंगे जन्म के समय बच्चे की जो स्मरण शक्ति होती है प्यारे बहुत कम होती है। जो नवजात शिशु होता है इसका तंत्रिका
नासिका तंत्र विकसित हो रहा होता है, इसलिए इसकी याद करने की जो क्षमता होती है ना बिल्कुल कम होती है प्यारे। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो याद रखेंगे अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा और याद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और यहाँ पे आपको सिलेबस पर आधारित वीडियो मिलती है और पूरा लास्ट तक जो आपके 40 प्रश्न आज की वीडियो में मिलेंगे, 40 प्रश्न को आप देखिएगा और बताइएगा कि 40 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न को सही किया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। याद रखेंगे ये आपका प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, ये बताइएगा। मेंडल साहब कहते हैं कि कूले, कि आपका स्टीफंस, कि आपके क्लार्क, कौन कहते हैं? आपको बता दें जो याद रखेंगे एक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दोस्तों स्टीफंस। स्टीफंस ने सिद्ध किया कि यदि एक औसत बुद्धि वाले बालक को बहुत अच्छा शैक्षिक वातावरण मिले तो उसका IQ स्तर अर्थात बुद्धि लब्धि बढ़ सकती है। स्टीफंस का एक कहना है, याद रखेंगे इनका मानना है कि बच्चे को एक शुद्ध वातावरण में पढ़ाया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि में विकास हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम प्यारे बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है किस अवस्था में पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक, कि 20 से 40 वर्ष तक, कि 6 से 12 वर्ष तक, कि आपका 13 से 19 वर्ष तक? कब दोस्तों? तो याद रखेंगे जो आत्मगौरव की भावना होती है यह किशोरावस्था में, किशोर अपनी पहचान और सम्मान को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है या भयभीत रहता है। तो याद रखेंगे आत्मगौरव की भावना कब पाई जाती है? तो यह किशोरावस्था में पाई जाती है और WHO के अनुसार किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष माना गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। कौन ऐसा जो कारक है वह सहायक नहीं है किसमें दोस्तों? तो चरित्र के निर्माण में। याद रखेंगे आदत जो आदत होती है चरित्र निर्माण में सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल करती है दोस्तों। इच्छा जब आपके अंदर होगी तभी आप चरित्र निर्माण करना चाहेंगे या चीजों को सीखना चाहेंगे, ठीक है। जो अनुकरण होता है, अनुकरण से भी बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, एक दूसरे से चीज सीखता है बच्चा कि बड़े को आप कहना है, तुम कहना है, कब क्या कैसे चीजों को बोलना है, तो बच्चा चीजों को अनुकरण कर करके सीखता है। समाज से अनुकरण करता है, माता पिता, मम्मी, भाई बहन, परिवार, आस पड़ोस, सबसे चीजों को अनुकरण कर करके चीजों को सीख लेता है। लेकिन याद रखेंगे चरित्र निर्माण में कौन सहायक नहीं है दोस्तों? तो निर्देश देना सहायक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं दोस्तों। किस आयु में बालक में, जो याद रखेंगे जो बालक में किस आयु में समय हो गया, इसके बाद आपका दिन हो गया, दिनांक हो गया, क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। याद रखेंगे बालक के अंदर समय, दिन, क्षेत्रफल संबंधित चीजें की जानकारी हो जाती है किस आयु में, यही आपको बताना है। 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। आपको बता दें जब बालक विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, तो जब बालक कक्षा काय में दोस्तों, तो याद रखेंगे कक्षा 3-4 में जब बच्चा होता है तब बालक समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल संबंधित चीजों को सीखने लगता है। जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आपका वृत्त का क्षेत्रफल, या जो कौन वृत्त है कौन वर्ग है कैसे पहचान करते हैं, सब चीजें बालक 3-4 अवस्था में सीखना स्टार्ट कर देता है और यह अवस्था मानी गई है दोस्तों 9 वर्ष। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको बता दें इस जो 9 वर्ष की अवस्था होती है इसमें जो बालक होता है वो परिपक्व हो जाता है चीज़ों को चिन्हने या जानकारी करने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर की हम बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है ना, याद रखेंगे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है कब से कब तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे स्कूल की अवस्था बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यही आपका 3 से 6 वर्ष से भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे कहते चलेंगे कि लाइक करने में थोड़ा भी समय स्पेंड नहीं होता है और वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। यहाँ पे आप लोग चीज़ें जितनी सीखे हैं उस आधार पर आपको प्रैक्टिस करना है और जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी लेवल के प्रश्न होते हैं, फंसाऊ प्रश्न नहीं होते हैं, सिलेबस के आधारित पर प्रश्न चूज किया जाता है और काफ़ी अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन होता है। तो इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु मानी जाती है। तो याद रखेंगे बाल विकास में यह जो आयु है ना, जहां पे बच्चे का अधिकांश मानवविज्ञान वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो 14 से 16 वर्ष की आयु होती है ना, इस आयु में बच्चे के सोचने और समझने की जो क्षमता होती है ना, अपनी चरम सीमा तक विकसित हो जाती है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो 14 से 16 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका 14 वर्ष है तो बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो 14 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है, यहाँ पे बालक के अंदर जो सोचने समझने का मतलब मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक कर लीजिएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, ये बात बताइएगा दोस्तों। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में आपको बता दें जो समलिंगी आकर्षण होता है, मतलब बालक बालिकाओं के बीच जो संबंध होते हैं उसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो यह जो अवस्था होती है ना, ये बाल्यावस्था होती है। आपको बता दें बाल्यावस्था विशेषकर जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, इसमें लड़के और लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कियों के समूह में रहना पसंद करती हैं, नहीं रहना पसंद करती है, ये बात को याद रखेंगे। तो जो लड़के होते हैं वो लड़कों के ही ग्रुप में और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों के ही ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो बाल्यावस्था होगा। और यहाँ पे अगर उत्तर बाल्यावस्था होता, याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था होता, तभी भी आप लोग इसको सही मानिएगा। और बहुत जगह पे ऐसा कहता है ना, याद रखेंगे। ये प्रश्न में ऑप्शन आपका नहीं देगा, मैंने पढ़ा हूँ एक दो चीजें जगह पे ये भी प्रश्न बना है ना कि कहाँ पे समलिंगी आकर्षण के प्रति बच्चा मतलब देखा जाता है। तो याद रखेंगे पूरे बाल्यावस्था, जब पूर्व किशोरावस्था, जब किशोरावस्था के जो स्टार्टअप एज होती है ना, वहाँ पे समलिंगी आकर्षण पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हम 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, ये आपको बताना है। और प्रश्न आपको जो भी प्रश्न पूछे ना, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए ऑप्शन से ही आंसर को ढूंढना है। तो कौन सा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आपने स्वयं पढ़ लीजिए कि आपके जीवन के लिए या आपके दिमाग के लिए कौन सा कारण अच्छा नहीं होगा। याद रखेंगे नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी अच्छी बात किया है दोस्तों। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, और यहाँ पे देखिएगा स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। स्वयं मूल्यांकन की योग्यता मतलब अपनी योग्यता की स्वयं आप पहचान करिए, बात तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों। आत्मविश्वास और सहनशीलता आपके अंदर है तो आप एक मानसिक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल अच्छा है। नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता आपके अंदर है, मेच्योरिटी है, तभी भी आपका जीवन बिल्कुल सही है, बात तो सही कहा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, मतलब कोई स्वयं में सीमित रहे ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं में सीमित रहना ये अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, क्योंकि यही नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करेंगे हम 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है जो बालक के, याद रखेंगे जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, और इसके बाद 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, और इसके बाद किशोरावस्था में। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे जो स्व केंद्रित अवस्था होती है ना, याद रखेंगे पियाजे ने इसे क्या बोला था, तो याद रखेंगे ईगो सेंट्रिज्म अवस्था कहा था। उन्होंने कहा था कि बच्चा सोचता है कि जैसा वह देख या महसूस कर रहा है पूरी दुनिया वैसा ही महसूस कर रही है, ऐसा करता है बालक। और स्व केंद्रित अवस्था इसे पियाजे साहब ने बोला है। और यह अवस्था जो है दोस्तों वह 3 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित करता है। यह बालक की कौन सी अवस्था होती है, मतलब बालक जो होता है ना, वह माँ बाप को अपना बेस्ट नहीं मानता है। माँ को, पिता को अपना चीज़ें नहीं बताना पसंद करता है, जितना अपनी पर्सनल बातों को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को शेयर करना स्टार्ट करता है। वह कौन सी अवस्था है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे साथी बालकों की जो संगत की अवस्था होती है ना, यह पूर्व किशोरावस्था बोली जाती है।
याद रखेंगे पूर्व किशोरावस्था बोली जाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है ना वो अपने माँ पिता को उतना चीज़ें नहीं बताता है, ठीक ना, और वो अपने चीज़ों को दूसरों को नहीं, अपने दोस्तों को बताना इंपॉर्टेंट समझता है। किशोरावस्था सही होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था बोल दिया तो यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस उम्र में बच्चा माता पिता के नियंत्रण से बाहर निकलकर अपने दोस्तों की राय को ज़्यादा महत्व देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे दोनों को देखिएगा, ये बुद्धि है और ये सृजनात्मकता है, याद रखेंगे। एक तरफ अगर ग्राफ आप खींचेंगे, इधर बुद्धि हम लिखेंगे और इधर सृजनात्मकता लिखेंगे, तो याद रखेंगे अगर बुद्धि बढ़ेगी तो सृजनात्मकता भी बढ़ेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगा तो बुद्धि भी बढ़ेगी। एक दूसरे में कैसा संबंध पाया जाता है, तो धनात्मक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, पूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट डॉट पर होते हैं, मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं कि संरक्षित होते हैं कि संज्ञानात्मक होते हैं कि संवेगात्मक होते हैं, कैसा होते हैं, आपको यही बताना है। तो शैशव अवस्था के जो क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे वह कैसा होता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी प्रवृत्तियां जैसे कि रोना हो गया, याद रखेंगे हाथ पैर मारना हो गया, के जरिए पैदा करता है। तो याद रखेंगे शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं दोस्तों, तो मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है, कोई भी चीज़ें उसके संज्ञानात्मक तरीके से नहीं होती हैं। वह जैसे भूख लगेगी तो वह क्या करेगा दोस्तों, वह कूदना फांगना रोना ऐसे सब चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है, मूल प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम सभी प्रश्नों को केवल एक्सप्लेन के माध्यम से सीखेंगे, बिना किसी प्रश्न को सीखे हम स्किप नहीं करेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की समस्या औसत बुद्धि वाले जो बालक होंगे उनके अंदर होती है, कि ग्रामीण बुद्धि वाले, कि अध्ययनशील बालक, कि आपके कुशाग्र बुद्धि वाले। याद रखेंगे समायोजन की जो याद रखेंगे समस्या देखने को मिलती है ना दोस्तों, याद रखेंगे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे अक्सर समान स्कूल पाठ्यक्रम से उब जाते हैं, जिससे उन्हें तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि समायोजन करने में प्रॉब्लम आ गई या समायोजन करने में समस्या आ गई, मतलब ये होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं उनमें समायोजन की दोस्तों समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उब जाते हैं, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न एक आ रहा है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया से। याद रखेंगे व्यवहारवाद के अनुसार जब कोई उद्दीपन जैसे भोजन हो गया सामने आता है तो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। याद रखेंगे व्यक्ति के अंदर जैसे लार टपकना, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं उद्दीपन के, इस बात को याद रखेंगे। तो विकास का संबंध जो परिपक्वता से होता है, उद्दीपन का संबंध वही क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न एक आ रहा है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन होती है। याद रखेंगे मतलब एक कह रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे कि बालकों की जो सोच होती है वह अमूर्त की अपेक्षा मूर्त हो, या प्रत्यक्ष चीज़ों को देख के बालक अपने चीज़ों को संकल्पित कर पाए, तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो यह अवस्था होती है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था को क्या बोलती है दोस्तों, 7 से 12 साल की अवस्था। कितने साल की दोस्तों, याद रखेंगे पियाजे साहब ने बताया कि 7 से 12 साल की जो अवस्था होती है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक जो होता है ना मूर्त चीजों से, आंखों से प्रत्यक्ष चीजें जो चीज देखता है ना वह चीजों को सीखता है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो उनका कहना है ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये होती है ना, इसमें बच्चा केवल उन्हीं चीजों पर तर्क पाता है जिन्हें वह देख पाता है या छू पाता है, उनका यही कहना था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो याद रखेंगे पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है तो सामाजिक, याद रखेंगे सामाजिक संचरण, यहाँ पे संतुलीकरण, यहाँ पे अनुभव, इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे पियाजे के अनुसार, याद रखेंगे पियाजे ने जैविक परिपक्वता पर बल दिया जबकि सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की ने बल दिया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण। सामाजिक जो चीजें है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह वाइगोत्स्की, याद रखेंगे वाइगोत्स्की साहब ने इस पर अपना विचार दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। इसलिए आपका बौद्धिक विकास का निर्धारक किनको नहीं माने थे पियाजे ने, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण को। ये बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे मैं आपको हर एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान तरीके से बता रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ सिगमंड फ्रायड के अनुसार, याद रखेंगे सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, याद रखेंगे इदम, अहम और परम अहम जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये आपके इच्छाओं की पूर्ति जैसे चीज़ों से निर्धारित होती हैं। और याद रखेंगे मैं आपको कई बार इस चीज़ों को बताऊं कि इच्छाओं का भंडार गृह क्या होता है, तो इदम होता है। याद रखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए इच्छाओं का भंडार गृह क्या होता है, इदम होता है। और इसके बारे में आपको बता दूं, याद रखेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारी वे इच्छाएं जो समाज के डर से पूरी नहीं हो पाती वे इदम में दबी रह जाती है, उनका एक कहना था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। बालक, याद रखेंगे बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ये आपको बताना है। सामाजिक विकास में, सोशलाइजेशन में, याद रखेंगे व्यवहार के परिवर्तन में कौन सा जो चीज होता है सबसे बेस्ट अहम रोल अदा करता है। जो ऑप्शन है आपके जातिवाद होगा कि आनुवंशिकता होगा कि वातावरण होगा कि विद्यालय होगा। आपको बता दें इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, बच्चा जिस समाज और परिवेश में रहता है वैसा ही उसका सामाजिक व्यवहार विकसित होता है। ये बात आप लोग बिल्कुल तरीके से जानते हैं, ये वाइगोत्स्की साहब बताए थे कि बच्चा समाज से सीखता है। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका होता है दोस्तों, तो उसके समाज का होता है, उसके वातावरण का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर आप अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, ऐसे ही वीडियो का आप एक्सप्लेन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टीम का हिस्सा बनिए। आपको बिल्कुल चीज़ों को अच्छा तरीका से सिखाया जाएगा और अंतिम समय तक जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो बिल्कुल आपको अपने आप पर भरोसा दिखेगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, मतलब लड़कियों के शेप में परिवर्तन। याद रखेंगे उनके शेप में परिवर्तन कब देखने को मिलता है, याद रखेंगे उनके अंदर मेच्योरिटी कब पाई जाती है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे लड़कियों में बाह्य परिवर्तन कब देखना स्टार्ट करता है, तो याद रखेंगे उनके शरीर में बदलाव जैसी समस्या, बदलाव जैसी चीज़ों को आप लोग अनुभव करेंगे या नोटिस करेंगे। लड़कियों के बीच में जो लोग आप लोग देखते भी होंगे तो लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होता है, जो उनके शेप में परिवर्तन होता है या उनके शारीरिक बनावट में बदलाव होता है वह किशोरावस्था में होता है। याद रखेंगे यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण करना, शब्दोच्चारण करना, भाषा विकास की पूरा अवस्था। याद रखेंगे आपको मैं बता दूं भाषा विकास के क्रम में जैसे ध्वनि पहचानने की बात कही हो, ध्वनि उच्चारण की बात कही हो, शब्द उच्चारण की बात कही हो, ये सभी आगे के क्रम होते हैं। सबसे बाद में क्या होता है भाषा विकास की पूरा अवस्था, जब बच्चा भाषा विकास को पूर्ण रूप से विकसित उसके अंदर हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं भाषा विकास की पूरा अवस्था बालक के अंदर आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा विकास के अंतिम अवस्था से पहले की अवस्थाएं सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं, अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी कौन होगा। तो भाषा विकास के जो विभिन्न अंग होते हैं, अक्षर ज्ञान करना भी होता है, सुनकर भाषा को समझना भी होता है, याद रखिएगा, और यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम 26 नंबर
नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे बोला जाता है। याद रखेंगे, आपको बता दूं, याद रखेंगे जो आधुनिक जनक, याद रखेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक या आधुनिक जनक की भी बात करें तो जीन पियाजे। इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का चरणबद्ध अध्ययन किया था, इसलिए विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किनको बोलते हैं तो जीन पियाजे को बोलते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। याद रखेंगे संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है। झगड़ालू प्रवृत्ति है, विनोदी है, समायोजित है, भीरू है, क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे संवेगात्मक स्थिरता का जो लक्षण होता है दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुस्से और डर पर नियंत्रण रख सके वही सही ढंग से परिस्थितियों में समायोजन कर पाता है। तो याद रखेंगे समायोजित आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है, अपने आप को समायोजित रखना, अपने आप को किसी भी समय या किसी भी कंडीशन में अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संवेग उत्तेजना बोलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे क्रोध तथा भय ये होगा। संवेग का जो आपका अर्थ होगा कि आपका उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है, स्नेह एवं प्रेम होता है, वातावरणों में समायोजन होता है। याद रखेंगे आपको बता दें संवेग का जो अर्थ होता है वह उत्तेजना होता है, वह मन की वह अवस्था होती है जहाँ हमारे भाव में उथल पुथल मच जाती है, जिससे हम लोग अत्यधिक क्रोध या डर आ जाता है। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। लैमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का, किसका दोस्तों। तो याद रखेंगे सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल ये बहुत आसान प्रश्न है कि लैमार्कवाद जो दोस्तों किसका अध्ययन किए थे तो वंशानुक्रम का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैमार्क ने कहा था, याद रखेंगे, कि पूर्वजों द्वारा अर्जित गुण अगली पीढ़ी में आते हैं, जैसे जिराफ की गर्दन उन्होंने उदाहरण दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे बालक का जो सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, याद रखेंगे वो परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल कहाँ से होता है। देखिएगा बालक का समाजीकरण सभी जगह से होता है, लेकिन जो प्रथम घटक है ना दोस्तों वह परिवार होता है। जो माता पिता होते हैं, जो माता होती हैं, जो भाई बहन होते हैं, यहाँ से समाजीकरण की प्रथम बार स्टार्टअप देखने को मिलता है बालक के अंदर। तो आपको बता दें, याद रखेंगे बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और भाई बहनों से व्यवहार करना सीखता है। तो अर्थात उसका जो परिवार होता है दोस्तों, यहां से बच्चा क्या करता है समाजीकरण की चीजों को सीखता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करके आगे बढ़िएगा। आगे देखते हैं हम 31 नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से अवांछनीय, याद रखेंगे निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है प्रेम, दंगा, घृणा, आश्चर्य, क्या है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे अवांछनीय जो संवेग होता है ना दोस्तों, दंगा होता है। क्या होता है दोस्तों, दंगा। याद रखेंगे क्यों होता है अभी आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉक करेगा, अभी आपको बता रहे हैं। देखिएगा जैसे प्रेम और आश्चर्य जो होते हैं ना वो सकारात्मक होते हैं, लेकिन जैसे धोखा देना जैसे आपका दंगा, ये एक बुरा मानसिक विकार होता है। तो याद रखेंगे ये अवांछनीय संवेग होते हैं, बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे जो प्रेम है ये भी अच्छा चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। घृणा करना ये भी उतना दिक्कत नहीं देता है, आश्चर्य ये भी उतना परेशानी नहीं देता, लेकिन दंगा जो है ना अवांछनीय संवेग होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है। सुकरात से, प्लेटो से, डार्विन से, रूसो से। बिल्कुल आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने भी प्रशिक्षु देख रहे होंगे इससे वीडियो को, याद रखेंगे जितने भी महाजन लोग या टीचर लोग देख रहे होंगे और सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो चीज़ें आप लोग देखे हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था तो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अब शिक्षा हो गई शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित और बालक केंद्रित, किस पर दोस्तों यही आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें आधुनिक शिक्षा किसको माना गया है, तो आज की शिक्षा शिक्षक के बजाय बालक की रुचि और उसकी क्षमताओं पर आधारित है। तो अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित हो गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न को ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण, याद रखेंगे पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था डार्विन
ने, मेंडल ने, रूसो ने, लाक ने। कौन दोस्तों? तो याद रखेंगे, आप सबको ध्यान से पढ़िएगा और आपको बिल्कुल मिलेगा कि मेंडल साहब ने पैतृक गुणों का स्थानांतरण देखा था। ग्रेंगर मेंडल, याद रखेंगे जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी नियम दिए थे। तो इसका कौन सही होगा? तो याद रखेंगे मेंडल, ऑप्शन नंबर बी, मटर के पौधों पर उन्होंने शोध किया था और इन्होंने ही आपके पैतृक गुणों का जीन हस्तांतरण जैसी चीजों का विवरण डाटा दिया था। आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। बालक की अभिवृद्धि जैव की, याद रखेंगे, नियमों के अनुसार होती है। यह कथन बीपी सिंह का है, हर्बर्ट स्पेसर का है, कि आपका याद रखेंगे क्रोगमैन का है, कि गैसल का है? किन का है दोस्तों? ये आपको बताइएगा। तो जैविक नियमों में जो अभिवृद्धि होती है ना, याद रखेंगे गैसल का है। गैसल ने कहा था कि जैसे जैसे शरीर के अंग जैविक रूप से परिपक्व होते हैं वैसे वैसे विकास होता है। तो यह किन का है दोस्तों? गैसल का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 36 नंबर ये प्रश्न है कि निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आपको बताना है। क्रोगमैन बिल्कुल है दोस्तों, सोरेनसन बिल्कुल है दोस्तों, हर्लॉक बिल्कुल है, लेकिन कौन नहीं है दोस्तों? तो सुकरात नहीं है। सुकरात एक महान मनोवैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों, क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने प्रश्न उत्तर विधि दी थी, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न उत्तर विधि इन्हीं की खोज है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हर जगह पे चीज़ों को मिलता भी है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय बीटीसी वगैरह के सेमेस्टर में मिला था कि प्रश्न उत्तर विधि का खोज किसने किया था? तो सुकरात ने किया था। ये आपके क्या है दोस्तों? ये दार्शनिक हैं। ये बातों को याद रखेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये दार्शनिक है, इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 37 नंबर ये प्रश्न है कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन है? वंश परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों और दोनों ही नहीं। तो याद रखेंगे जो मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वंश परंपरा भी और वातावरण भी, तो दोनों के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों कि बालक, याद रखेंगे बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन और बालक का गुणात्मक विकास और व्यक्तित्व में परिवर्तन। याद रखेंगे बाल विकास में आप लोग जानते हैं कि बालक का गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन, दोनों को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बिल्कुल आपको मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया दोस्तों कि बार बार अभ्यास करने से व्यवहार पक्का हो जाता है। एक किन्होंने कहा था? तो एक पावलोव साहब ने कहा था। उनका कहना था कि बार बार जब आप अध्ययन करेंगे, बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास करने से आपका व्यवहार पक्का हो जाएगा। यह किन्होंने कहा था? तो एक पावलोव साहब ने कहा था। याद रखेंगे पैट्रिक पावलोव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 40 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये आपके सामने है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल जो बच्चा खेलता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बात तो सही है। वातावरण, ये बिल्कुल याद रखेंगे बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है दोस्तों। खाली समय ये भी करता है दोस्तों, याद रखेंगे तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। आज के वीडियो में हम 40 प्रश्नों के वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुए थे। 40 प्रश्नों की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दीजिए आज की वीडियो से विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।